वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जिम्नोस्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, इससे पहले की क्लास में हमने टेरिडोफाइट के बारे में अध्ययन किया था और हम देखेंगे इसमें जो प्लांटी जगत है उसमें नेक्स्ट जो अगला वर्ग है वो कौन सा है, हमें ध्यान रखना है जिम्नोस्ट्रम। या जिम्नोस्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, नग्न बीजी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिम्नोस्ट्रम शब्द किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्ट्रम शब्द है, यह शब्द दिया था वह आपको ध्यान रखना है वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ध्यान दीजिए कि ये जो शब्द है यह शब्द किसके द्वारा दिया गया, थियोफ्रेस्टस द्वारा दिया गया था, जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। यह अरस्तु के शिष्य थे। अब ध्यान दीजिए जिम्नोस्ट्रम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, लैटिन भाषा का शब्द है। एक तो आपको ध्यान रखना है जिम्नोस शब्द, कौन सा शब्द इसमें आया है, एक तो जिम्नोस शब्द आया और दूसरा शब्द है स्पर्म। स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड या बीज। और आप ध्यान दीजिए जिम्नो का मतलब होता है नग्न या नेकेड, यानी अनावर्त। नग्न या जिसे हम क्या कहेंगे, अनावर्त कहेंगे। तो दो शब्दों से मिलकर के बना है जिम्नोस एवं स्पर्म। और स्पर्म का मतलब होता है सीड और जिम्नोस का मतलब क्या हुआ, नग्न। यानी इस प्रकार के पादप जिसमें बीज होते हैं वे नग्न होते हैं। उन नग्न बीज वाले पादपों को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्ट्रम, या इसे ही हम क्या कहते हैं, अनावर्त बीजीय पादप कहते हैं। वैसे देखो बीजीय पादप होते हैं उसमें उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोफाइटा में तो दो पादप आते हैं, एक तो कौन से आते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिम्नोस्ट्रम आते हैं, और दूसरे कौन से आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। तो इस प्रकार से जिम्नोस्ट्रम और दूसरे कौन से प्लांट आएंगे, एंजियोस्पर्म आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ऐसे पादप है, बीज वाले पादप है, सीड वाले पादप है। उसमें प्रारंभिक बीज वाले पादप कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म में जिनमें बीज होते हैं वे बीज फल के अंदर परिबद्ध नहीं होते हैं। जिनमें बीज के बाहर की ओर बीजांड होता है वे बीजांड होगा वह अंडा से भित्ति से घिरा हुआ नहीं होता है, क्योंकि बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। और बीज के बाहर की ओर उपस्थित जो फल होता है वो किससे बनता है, अंडाशय से। और अंडाशय भित्ति होती है, उससे फल भित्ति बनती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बीज होंगे, उन बीज के बाहर की ओर आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना बीज किससे बनता है, बीजांड से बनता है। तो बीजांड के बाहर क्या नहीं होगा, यहाँ पर बीजांड के बाहर आप ध्यान दीजिए तो बीजांड के बाहर होता है वो अंडाशय होता है। अंडाशय व अंडाशय भित्ति, अंडाशय एवं अंडाशय भित्ति होती है, उनका अभाव होता है। यहाँ पर अंडाशय नहीं होगा, अंडाशय भित्ति का अभाव होगा। तो अंडाशय एवं अंडाशय भित्ति यहाँ पर क्या होगी, अनुपस्थित होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर अंडाशय और अंडाशय भित्ति होती है, अनुपस्थित होती है। और अंडाशय और अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होने के कारण से जो बीजांड से तो क्या बन जाएगा, निषेचन के बाद में बीज बन जाएगा। और आप ध्यान दीजिए बीज के अंदर भ्रूण भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर भ्रूण एवं बीज का निर्माण तो होता है, परंतु यहाँ पर अंडाशय नहीं होता है, अंडाशय भित्ति नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर फल का निर्माण नहीं होता है। और फल का निर्माण नहीं होने के कारण से निषेचन से पहले और निषेचन के बाद बीज होता है वह कैसा होगा, नग्न होता है। तो निषेचन से पहले भी बीज यानी बीजांड होगा वो नग्न होगा, और बीज बनेगा वो भी कैसा होगा, नग्न होगा, जिसके अंदर भ्रूण उपस्थित होता है। तो इसमें बीज का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, परंतु फल का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण से बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। इस कारण से इन पादपों को हम किस नाम से जानते हैं, नग्न बीजी कहते हैं, या अनावर्त बीजी कहते हैं, या इसे हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो आप ध्यान दीजिए कि जिम्नोस्पर्म शब्द दिया था वो थियोफ्रेस्टस ने दिया था। और आप ध्यान दीजिए जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिम्नोस एवं स्पर्म। जिम्नोस का मतलब है अनावर्त या नग्न, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए स्पर्मी यानी स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, और इसमें दो पादप सम्मिलित तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्रारंभिक जो बीज वाले पादप है उस जिम्नोस्पर्म है जिसमें नग्न बीज होते हैं, और एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें बीज होते हैं वो फल भित्ति से घिरे हुए रहते हैं, फल उपस्थित होता है। तो फल के अंदर परिबद्ध बीज होंगे उसे हम आवर्त बीजी कहेंगे या एंजियोस्पर्म कहेंगे, जबकि जिसमें फल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। तो ये बेसिक अर्थ हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए अगला हमें ध्यान रखना है इनका वितरण किस प्रकार से है।
तो आप ध्यान दीजिए कि जिम्नोस्पर्म पादप है, ये जिम्नोस्पर्म पादप होंगे। इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी, वह किस काल में हुई थी? पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। इनकी उत्पत्ति है वो कौन से महाकल्प में हुई है? पैलियोजोइक महाकल्प में हुई है। तो इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के रूप में हुई। और यह आपको ध्यान रखना है, मीजोजोइक महाकल्प है, उस मीजोजोइक महाकल्प में यह किस प्रकार की वनस्पति थी? तो आपको ध्यान रखना है, प्रमुख वनस्पति के रूप में थी। तो ये प्रमुख वनस्पति के रूप में थी, वो किस काल में थी? तो आपको ध्यान रखना है, यह मीजोजोइक काल में प्रमुख वनस्पति के रूप में थी। और पैलियोजोइक काल है, उस काल में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनके जीवाश्मी प्रमाण मिले हैं वो हमें पैलियोजोइक काल से मिले हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वितरण की बात करें तो वितरण है उसमें आप ध्यान दीजिए, तो ये ठंडे प्रदेशों में उपस्थित होते हैं। ठंडे, ऊंचे और नम प्रदेश होते हैं, उन ठंडे प्रदेशों में ये मुख्य रूप से उपस्थित होता है। ये मुख्य रूप से कौन से प्रदेशों में उपस्थित है? ठंडे प्रदेशों में उपस्थित है। भारत में देखें तो हिमालयी क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से उपस्थित होता है। भारत में हिमालय के ढलानों में ये उपस्थित होता है, हिमालय के ढलानों में उपस्थित होता है। ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं कि ढलाना वाले क्षेत्रों में उपस्थित होता है। तो भारत के हिमालय के ढलाने वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये मुख्य रूप से उपस्थित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका वितरण हमें ध्यान रखना है, ये ठंडे और पथरीले प्रदेश होते हैं, इस प्रकार के प्रदेशों में उपस्थित होते हैं। भारत में हिमालय के ढलानों में ये मुख्य रूप से वनस्पति देखी जाती है। हिमालय के ढलानों में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो बड़े लंबे मोटे वृक्ष दिखाई देते हैं, वे वृक्ष किस के हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? सीड्रस के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये मरुद्भिद लक्षण दर्शाते हैं। अधिकांश ये कौन से लक्षण दर्शाते हैं? अधिकांश जो होते हैं वे अधिकांश मरुद्भिद लक्षणों युक्त होते हैं। यानी इनमें लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? हमारे जीरोफिटिक लक्षण, जो मरुस्थल क्षेत्र में पौधे होते हैं उन मरुद्भिद लक्षण होते हैं, वैसे मरुद्भिद लक्षण इसमें देखे जाते हैं। तो ये अधिकांश जिम्नोस्पर्म होंगे वह किस प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं? मरुद्भिद लक्षणों को, जीरोफिटिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी पत्तियां होती हैं, वे पत्तियां कैसी होगी? तो आपको ध्यान रखना है, पत्तियां होती है वह नम, और आप ध्यान दीजिए उच्च आर्द्रता, नम, उच्च आर्द्रता, नमी या उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान एवं, आपको ध्यान रखना है, उच्च तापमान एवं जो तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाओं के प्रति क्या होती हैं? तेज हवाओं की गति के प्रति अनुकूलित होती हैं। गति के प्रति क्या होगी? अनुकूलित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी इस प्रकार के वातावरण के प्रति ये अनुकूलित होते हैं। तो इनकी पत्तियां होगी और तो उच्च या जो नम आर्द्रता होती है, उच्च आर्द्रता वाली क्षेत्र होते हैं उसमें उच्च तापमान और तेज हवा वाले जो वातावरण होता है उनके प्रति अनुकूलित होती है। दूसरा, इनकी पत्तियां ध्यान दें तो पत्तियां होती हैं, वे पत्तियां कैसी होती हैं? पिच्छाकार होती हैं। पिच्छाकार, सरल संयुक्त होती हैं। पिच्छाकार और किस प्रकार की होगी? संयुक्त या सरल प्रकार की होती हैं। तो पिच्छाकार, संयुक्त या सरल प्रकार की होती हैं। एवं आपको ध्यान रखना है किस प्रकार की होगी? सरल पत्तियां होती हैं। तथा आप ध्यान दीजिए तो पत्तियां होती है वे जो सुई के समान होती हैं। तो इस प्रकार से सुई के समान आप पाइनस में देखेंगे तो इनमें पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? सुई के समान दिखाई देती है, जिसके कारण से सतह क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घट जाता है। जिसके कारण से इनका सतह क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और सतह क्षेत्रफल कम होने के कारण से यह जल का अवशोषण कम कर पाती है, जल की हानि कम होती है। और आप ध्यान दीजिए, पत्तियों पर उपत्वचा या क्यूटिकल उपस्थित होती है। पत्तियों पर क्या उपस्थित होती है? क्यूटिकल उपस्थित होती हैं। एवं आपको ध्यान रखना है, धसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं। धसे हुए रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र होते हैं जिनके माध्यम से जल एवं गैसों का परिवहन होता है, वे धसे हुए रंध्र होते हैं। तो गर्तीय रंध्र होते हैं या धसे हुए रंध्र इसमें उपस्थित होते हैं। तो धसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं। क्यूटिकल या उपत्वचा उपस्थित होती है। क्यूटीन नामक पदार्थ की बनी हुई ऊपर की ओर पतली परत होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल होती है ये भी जल की हानि को कम करती हैं। तो ये जल की हानि को कम करने के इसमें लक्षण होते हैं। जल की हानि को क्या करती है? कम करती है। और जल की हानि को कम करने के लक्षण होने के कारण से इसे हम कौन से लक्षण कहते हैं? जीरोफिटिक लक्षण कहा जाता है।
तो आप क्या ध्यान दीजिए कि अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें मरुद्भिद लक्षण देखने को मिलते हैं। इनकी पत्तियां उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान एवं तेज हवाओं के गति के प्रति वातावरण के अनुसार अनुकूलित होती हैं। पत्तियां पिचाकार, संयुक्त या सुई के समान होती है, जिनके कारण से इनका सतह क्षेत्रफल कम हो जाता है तथा इनकी पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है एवं रंध्र धसे हुए उपस्थित होते हैं, जो कि जल की हानि को कम करते हैं। इस प्रकार से यह मरुद्भिद लक्षणों को दर्शाता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है इनका जो पादप शरीर होता है वह मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। यानी इनका मुख्य पादप शरीर होगा वह कैसा होगा, तो आप ध्यान दीजिए, मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। यानी इनका मुख्य पादप शरीर होगा वह किस प्रकार का होता है, तो आप ध्यान दीजिए, बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, द्विगुणित होता है। यानी मुख्य पादप कैसा होगा, बीजाणुद्भिद होता है अर्थात द्विगुणित होता है, और जिसमें सुविकसित जड़, तना एवं पत्ती का विभेदन होता है, जिसमें सुविकसित मूल, तना एवं पर्णों का विभेदन होता है। इसमें पर्णें भी होती हैं और जड़ भी होती है और मूल का भी स्पष्ट रूप से विभेदन होता है, सुविकसित रूप से विभेदित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनका मुख्य पादप शरीर होगा वह कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद होता है, जो मूल, तना एवं पर्णों में विभेदित होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मूल की, तो इसकी मूल होती है वो मुस्ला मूल तंत्र बनाती है। तो आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर मूल होती है वो कौन सा मूल तंत्र बनाती है, मुस्ला मूल तंत्र। देखो, मूल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हम द्विबीजपत्री पादपों में देखते हैं या मूली के अंदर देखते हैं, तो ऐसा उसमें एक मुख्य मूल होती है जिसके पार्श्व में बहुत सारी मूलें होती हैं, उसे मुस्ला मूल तंत्र कहते हैं। बड़े वृक्षों में आप देखते हैं द्विबीजपत्री पादपों में तो मुस्ला मूल होती है। इसी प्रकार से इसमें द्विबीजपत्री पादपों के समान मुस्ला मूल तंत्र होता है। एक मूल तंत्र होता है अपस्थानिक मूल तंत्र, जिसमें मुख्य मूल होती है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है और बहुत सारी जड़ें एक दूसरे के समांतर निकलती हैं। उस प्रकार के मूल तंत्र को हम रेशेदार मूल तंत्र कहते हैं। और रेशेदार मूल तंत्र होता है वो किस में देखा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए, रेशेदार मूल तंत्र या जकड़ा मूल तंत्र होता है वो एक बीजपत्री पादपों में देखा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मूल तंत्र होगा वो किस प्रकार का होता है, मुस्ला मूल होती है। यानी इसमें एक मुख्य मूल होगी जिसमें बहुत सारी पार्श्व में मूलें निकलती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, तो कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म की मूल होती हैं, जिम्नोस्पर्म वंशों की मूल होती हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म की मूल होती है, उसमें आप ध्यान दीजिए, उदाहरण ध्यान रख सकते हैं पाइनस की। और इस प्रकार के जो मूल होती हैं वे मूल कवकों के साथ सहजीवन के रूप में पाई जाती हैं। कवक के साथ किस रूप में पाई जाती हैं, सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं, जिसे हम कवक मूल कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कवक मूल कहते हैं। जो कवक होते हैं बेसिडियोमाइसीडीज के सदस्य होते हैं, मुख्य रूप से उन बेसिडियोमाइसीडीज के सदस्य कवक होते हैं, वे पाइनस के पादपों की जड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं और उनमें माइसीलियम का निर्माण करके एक सहजीवी रूप में पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन, जो कि फास्फोरस के सोलुबलाइजेशन या फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार से संबंध होता है, उस संबंध को हम क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं, या इसे हम माइकोराइजा कहा जाता है। तो कवक मूल या माइकोराइजा का निर्माण होता है वह इस प्रकार से होता है। आपको एक नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है, कवक मूल या माइकोराइजा किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उच्च पादपों जैसे कि पाइनस एवं कवक, पाइनस की मूल एवं कवकों के मध्य सहजीवन को हम कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। तो इस रूप में भी देखा जाता है। और आप ध्यान दीजिए, तो कुछ जिम्नोस्पर्म में एक उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, साइकस। और साइकस में विशेष प्रकार की मूलें उपस्थित होती हैं जिन्हें हम परवाल मूलें कहते हैं। क्या कहेंगे, परवाल मूलें, या इसे हम कोरोलाइड रूट कहते हैं, परवाल मूलें कहते हैं, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरोलॉइड रूट के नाम से जानते हैं, कोरोलॉइड मूलें कहा जाता है। तो इसमें विशेष प्रकार की मूलें होती हैं जिन्हें हम परवाल मूलें या कोरोलॉइड मूलें कहते हैं। ये मूलें साइनोबैक्टीरिया के साथ में, यानी साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम नीलहरी शैवाल के नाम से भी जानते हैं, तो इन साइनोबैक्टीरिया के साथ में ये सहजीवी रूप में उपस्थित होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में आप ध्यान दीजिए, इसमें नोस्टॉक उपस्थित होता है और कौन सा उपस्थित होता है, एनाबियना उपस्थित होता है। तो नोस्टॉक और एनाबिना जैसे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उन साइनोबैक्टीरिया होंगे वे परवाल मूलों या कोरोलॉइड मूलों में उपस्थित होते हैं और ये उपस्थित रह करके और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करेंगे,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम उपस्थित होता है। नॉस्टॉक या एनाबिना ये इन कोरोलेड्यूटरों या प्रवाल मूल जो कि साइकस के पादप में उपस्थित होती है उनमें ये उपस्थित होते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला ध्यान दीजिए किसके बारे में, तना के बारे में। तो इनमें तना होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें तना होता है वह शाखित प्रकार का भी होता है और अशाखीय भी होता है। तो इसके अंदर तना होगा वो अशाखित होता है, अशाखीय होता है। जैसा कि आप ध्यान दीजिए साइकस में देखेंगे तो तना कैसा होता है, अशाखित होता है। इनके शीर्ष पर पत्तियों का झुंड उपस्थित होता है, बाकी तना होता है वह शाखाओं में विभक्त नहीं होता है। और आप ध्यान दीजिए शाखीय प्रकार का भी होता है। तना दोनों प्रकार का होता है, शाखीय और अशाखीय प्रकार का। शाखीय प्रकार किसमें देखा जाता है, जैसे कि आप ध्यान दीजिए पाइनस के पादप में तना होता है वह शाखीय प्रकार का होता है। और आप ध्यान दीजिए सिड्रस के पादप में, सिड्रस देवदारा या सिड्रस के पादप होता है उनके अंदर तना कैसा होगा, शाखीय प्रकार का होता है। तो इनके अंदर तना होता है वह अशाखीय एवं शाखीय दोनों प्रकार का होता है। और आप ध्यान दीजिए तने पर आप ध्यान दीजिए पर्णों के गिरने के पर्ण चिन्ह उपस्थित होते हैं। पर्णों के गिरने के पर्ण चिन्ह उपस्थित होते हैं, पर्ण चिन्ह उपस्थित होते हैं, पर्ण चिन्हक पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। और पर्ण चिन्ह की उपस्थिति ये जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख लक्षण है। जैसा कि आप खजूर में देखते हैं वैसा ही इन पादपों के अंदर भी क्या देखा जाता है कि पत्तियां होती हैं वे बड़ी और मोटी पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों के गिरने के स्थान होते हैं, गिरने के बाद में उन स्थानों पर इनके चिन्ह दिखाई देते हैं जिसे हम पर्ण चिन्ह कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं। तो इस प्रकार से पर्ण चिन्ह होते हैं वे इसमें देखे जाते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म के तनों का एक विशेष लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जिम्नोस्पर्म का तना होता है वह शाखित प्रकार का भी होता है, अशाखित प्रकार का भी होता है। और तने होते हैं उसमें पर्ण चिन्ह उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए अगला पर्ण के बारे में, पत्तियों के बारे में। तो इनकी पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, संयुक्त या सरल दोनों प्रकार की होती हैं। संयुक्त प्रकार की या किस प्रकार की होती है, सरल प्रकार की होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें पत्तियां होती हैं वो पिच्छकाकार भी होती हैं, पिच्छकीय प्रकार की भी होती हैं, यानी आपको ध्यान रखना है पिचाक्स के रूप में भी विभक्त होती हैं। पिकाक्स या रेकिस का मतलब क्या होता है आप पहले समझ लीजिए। जैसे कोई पत्ती है और उस पत्ती में ये पत्ती है और ये पत्ती में जो है वो ये मध्य सिरा है और इसमें यहाँ से खांचे बननी प्रारंभ होती हैं और ये खांचे हैं वो इतनी बन जाती हैं कि ये पूरी कहाँ तक पहुँच जाती है, मध्य सिरा तक पहुँच जाती है। और जिसके कारण से पत्ती है वो कई खंडों के रूप में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर बीच में ये संरचना जो मध्य सिरा थी वो अब क्या कहलाएगी, रेकिस या पिचाक्स कहलाती है। रेकिस या जिसे हम क्या कहेंगे, पिचाक्स कहेंगे। जैसा कि आप बबूल में देखते हैं, खेजड़ी में देखते हैं, वैसा ही इसमें होता है। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये पिचाक्स का निर्माण हो जाएगा और इस प्रकार की पर्ण होती है उसे हम संयुक्त पिच्छाकार पर्ण कहते हैं। तो ये संयुक्त पिच्छाकार प्रकार की पर्ण भी इन जिम्नोस्पर्म में उपस्थित होती हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म की लक्षण में हम ध्यान रखना है, इनकी पर्ण होती है वह सरल या संयुक्त प्रकार की या संयुक्त पिच्छाकार प्रकार का भी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनमें पर्ण होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हरे रंग की जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण होती है, दूसरी पर्ण होती हैं जो कि हरे रंग की न होकर के सल की पर्ण होती हैं। तो इस प्रकार के पर्ण इसमें उपस्थित होती हैं। तो ये पर्ण की विशेषता हमें ध्यान रखनी है। ये किस प्रकार के पादप है तो आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म सहवनीय पादप है। अगला लक्षण हमें क्या ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म सहवनीय पादप है, यानी इसमें वेस्कुलर उत्तक उपस्थित होते हैं, सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। सहवनीय पादप है अर्थात इसमें क्या उपस्थित होते हैं, सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। सहवन उत्तक में आपको ध्यान रखना है दो प्रकार के सहवन उत्तक पादपों में देखे जाते हैं, एक तो क्या देखा जाता है जाइलम और दूसरा कौन सा देखा जाता है, फ्लोएम। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जिम्नोस्पर्म के पादप होते हैं ये सहवनीय पादप होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। हमने देखा था प्रारंभिक वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं, टेरिडोफाइट के पादप है जिनमें प्रारंभिक रूप से जो है वह जाइलम और फ्लोएम जैसे उत्तक देखने को मिले थे, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। जैसा कि टेरिडोफाइट में हमने देखा था कि जाइलम के अंदर वाहिकाएं, जाइलम के अंदर वाहिकाएं
होती हैं वे वाहिकाएं, और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ भी अभाव होता है। तो इस प्रकार से जो सहकोशिका या कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स और वाहिकाएं होती हैं वो जिम्नोस्पर्म में भी नहीं पाई जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जैसा कि टेरिडोफाइट में होता है वैसा यहाँ भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, तो इसके अंदर सहवन उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उन जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो सहकोशिकाएं होती हैं उनका फ्लोएम अभाव होता है, जाइलम के अंदर वाहिकाओं का अभाव होता है। परंतु यहाँ कुछ अपवाद भी है जिसके अंदर सत्य प्रकार की वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। तो अपवाद स्वरूप आप ध्यान दीजिए, तो एक आपको ध्यान रखना, इफिड्रा। इफिड्रा एकमात्र ऐसा पादप है जो कि हमारे राजस्थान में भी पाया जाता है। इफिड्रा की एक जाति है इफिड्रा फोलिएटा। इफिड्रा फोलिएटा राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म है। तो कई बार ये भी सवाल आपको पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो इफिड्रा है। और इसमें क्या पाई जाती हैं, वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अपवाद है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, इसका एक अपवाद और ध्यान रखना, नीटम। नीटम होता है, उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। नीटम के अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए, वेलविटेचिया होता है, उसके अंदर भी क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, वाहिकाएं उपस्थित होती है। तो वेलविटेचिया, नीटम और इफिड्रा, इन पादपों के अंदर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इनमें वाहिकाएं होती हैं, वे क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। बाकी सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जाइलम में वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है, अनुपस्थित होती हैं। तो ये विशेषता हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के कायिक लक्षण कौन कौन से, उस लक्षणों के बारे में। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, तो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है, यानी एधा उपस्थित होती है और इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि हमने टेरिडोफाइट में देखा था द्वितीयक वृद्धि आइसोटिस को छोड़कर बाकी किसी में नहीं देखी जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि होती है, एधा उपस्थित होती है। तो इसमें द्वितीयक वृद्धि अधिकांश जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो ये था किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के कायिक लक्षणों के बारे में। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया, थियोफ्रास्टस ने। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दो ऐसे पादप हैं जो कि बीजीय पादप है, जिन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से, जिम्नोस और स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है अनावर्त और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी जिम्नोस्पर्मी का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के पादप जिसमें बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, अर्थात बीजांड के बाहर अंडाशय मंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसके कारण से जो बीजांड से बीज बनता है उसमें भ्रूण का निर्माण और बीज का निर्माण तो होता है, परंतु इसके बाहर की ओर फल का निर्माण नहीं होता है। इस कारण से फल रहित बीज होते हैं, जैसा ऐसे बीजों को हम नग्न बीज कहते हैं, यानी ऐसे बीज जिसके बाहर की ओर आवरण उपस्थित नहीं होता है, अनावर्त होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बीजांड होगा वह यूनिटेगमिक होता है, यानी एक अध्यावरणीय, अधिकांशतः देखा जाता है वो एक अध्यावरण होता है, और एक अध्यावरणीय होता है उसमें अध्यावरण होगा, वो बीज के सीड कोट का निर्माण करेगा, परंतु अध्यावरण के बाहर की ओर जो फल भित्ति होती है वह नहीं होगी, फल का निर्माण नहीं होगा। तो ये विशेषता हमें ध्यान रखनी है। फिर उत्पत्ति के बारे में हमने देखा, फिर इनके लक्षण कौन कौन से, तो उस बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे इनके जनन के लक्षणों के बारे में। जनन के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।